जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर हल कराने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। साथियों, समय रहेगा आपके लिए 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक रहेगा 70 का। निर्देश दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं 3 घंटा के बाद में जो दिए गए हैं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। बाकी आपको 3 घंटे में पेपर हल करना है, जिसमें पहला प्रश्न हो जाएगा यानी 1 का, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उनमें से एक ही सही है, जिसको आप को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारना है। बाकी जो 3 गलत हैं उनको नहीं उतारना है। तो यहाँ पर दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो दोस्तों यह गलत है, क्योंकि ये उपन्यासकार नहीं बल्कि ये आलोचक हैं। श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, तो ये भी गलत है, ये कवि नहीं लेखक हैं। स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना है, तो ये भी गलत है दोस्तों। और अगला फिर सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। दोस्तों ये सही हो जाएगा। इससे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, उसमें उत्तर संख्या डालना, 1 का और उसके बाद में चौथा विकल्प ऐसे डाल लेना और इसको पूरा उतार देना। ऐसे लिखना है आपको। आइए 1 का खा देखते हैं। तो निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। दोस्तों ये जो पहली कृति है आवारा मसीहा, यह है विष्णु प्रभाकर की, और दूसरी दी गई है उसने कहा था, यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इसकी बात करें तो ये कलम का सिपाही, यह रचना है अमृत राय की, और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इस प्रकार से यहाँ पर तो हमने चारों को बता दिया, लेकिन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किसी एक को ही लिखना है। अगला हो जाएगा, सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार का नाम लिखिए। तो दोस्तों ये जो सूरज का 7वां घोड़ा रचना है, यह धर्मवीर भारती की रचना है। यह उपन्यास है, लेकिन आपको इतना ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लिख देना है कि सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। फिर गोदान किस गद्य विधा पर आधारित है? तो दोस्तों जो ये गोदान है यह उपन्यास है, यानी आपको लिख देना है इसके आगे उपन्यास। और यहां पर आपने क्या लिखा था? यहां पर धर्मवीर भारती लिखा था, धर्मवीर भारती। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रसिद्ध एकांकी का नाम लिखिए। तो इनका जो प्रसिद्ध एकांकी है वह है दीपदान। क्या है दोस्तों? दीपदान प्रसिद्ध एकांकी है इनकी, है ना। आगे देखते हैं। दूसरे का, प्रेमचंद के 2 प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। तो दोस्तों इनके हो जाएंगे उपन्यास गोदान, एक हो जाएगा गोदान और दूसरा हो जाएगा गब्बन। इस प्रकार से इनके 2 उपन्यास हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए, यानी रीतिकाल की 2 विशेषताएं बताना है। तो दोस्तों एक तो हो जाएगी इसमें से काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग, यानी जो कविताएं लिखी गई हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई। दूसरी बात, श्रृंगार रस की प्रमुखता। ये अगला देखते हैं। छायावाद के किसी एक प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तो दोस्तों एक क्या, प्रसाद पंत महादेवी निराला, आप किसी का भी लिख लें। अब हमने लिख लिया है यहाँ पर प्रसादिया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न गद्यांशों में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहने मतलब यहाँ पर यह है कि 2 गद्यांश दिए गए का खा करके, जिनमें से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है, जो कि 2-2 नंबर के हैं, यानी कुल मिलाकर 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों पहला देख लेते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। आइए समझते चलें। कहा गया बुरे लोगों का जो साथ होता है वो ज्वर के समान भयंकर होता है, यानी बुखार के समान बड़ा डरावना होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, मतलब ये जो दुष्ट लोगों का साथ होता है यह नीतियों को ही नष्ट नहीं करता, उत्तम आचरण को ही नष्ट नहीं करता, बल्कि बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। मतलब यदि किसी युवा पुरुष की संगति गलत होगी, गलत लोगों का साथ होगा, तो वो क्या होगा, जैसे चक्की का काम क्या होता है, चक्की पीसती रहती है, उसी प्रकार से वह दुष्ट लोगों की संगत जो है उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, यानी उसका नुकसान करती जाएगी। और यदि अच्छी होगी
तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। कहने का मतलब यदि उसकी संगत अच्छी होगी तो उसको हमेशा सहारा देगी। मतलब जिस प्रकार कोई गड्ढे में व्यक्ति गिर जाता है तो उसको ऊपर उठाने के लिए किसी मजबूत हाथ का सहारा चाहिए, वैसे ही अच्छे लोगों का साथ भी होता है। आइए इसका संदर्भ देख लें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इस प्रकार से इसका संदर्भ हो जाएगा। फिर कहा गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या क्या करना, हम अभी तो बता रहे थे कि बुरे लोगों का जो साथ होता है बहुत भयंकर होता है, उससे व्यक्ति की जो नीतियां होती हैं, व्यक्ति के जो उत्तम आचरण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है ना। यही सब हमने बताया है। आगे है अच्छी संगत का लाभ बताइए। तो दोस्तों अच्छी संगत का लाभ क्या होता है? अच्छी संगत से दोस्तों जिस प्रकार से कहा जाता है कि गड्ढे में गिरा व्यक्ति किसी के मजबूत हाथ का सहारा पाकर ऊपर आ जाता है, यानी बाहर निकल आता है, उसी तरह अच्छे लोगों का साथ भी होता है, अच्छे लोगों की संगत भी होती है, उसे पाकर व्यक्ति उन्नति के रास्ते पर जाता है, यानी उन्नति के रास्ते पर बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से ये होते हैं इसके लाभ। अब आइए, यदि आप पहले वाले को ना करें तो दूसरे वाले को कर लें। इसको भी हम बता देते हैं, हम दोनों बताएंगे लेकिन आपको परीक्षा में एक ही करना है। तो खा हो जाएगा, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो विज्ञान का युग है, इससे मनुष्यों को बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हुई है, विचित्र शक्ति और अतुलनीय, मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके, ऐसी शक्ति मिली है। लेकिन इसका उपयोग कैसे हो रहा है? उपयोग नहीं मानो दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि बताया गया इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष यानी उसकी उन्नति में और दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता रहेगा, मतलब होता है और होता भी रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है। उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना, देखिए नोट करने योग्य पॉइंट है ये, नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। यानी कोई भी शक्ति हो उस पर नैतिक अंकुश होना जरूरी होता है, तब वह मनुष्य के लिए लाभदायक होती है। तो आइए संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आगे फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना, तो हमने व्याख्या अभी बता दी है। फिर है उपर्युक्त अवतरण में लेखक ने मानव को क्या संदेश दिया है। तो लेखक ने यहाँ पर मनुष्यों को संदेश दिया है कि विज्ञान की असीम शक्ति का एक व्यक्ति को विकास के मार्ग पर ले जाने और दूसरे को गिराने का जो दुरुपयोग हो रहा है, इस पर नैतिकता का अंकुश आवश्यक है। यही संदेश है लेखक का। आइए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। दोस्तों यहाँ पर का और खा करके दो पद्यांश दिए गए हैं, जिनमें से एक की संदर्भ और व्याख्या करनी है। तो जो कि संदर्भ के लिए 1 नंबर, 4 नंबर उसकी व्याख्या के लिए मिलेंगे और 1 नंबर शायद काव्य का सौंदर्य का होना चाहिए। तो इस प्रकार से 6 नंबर हो जाएंगे। आइए हम पहले को देख लेते हैं। दोस्तों, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कह समझाय सौहृदय, बूझ साँच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो की रसमय अभिलाषी, पावे गौ पुन कियो आपनो जोर कर गोगासी। दोस्तों यहाँ सूरदास के पदों में से है, यानी यह पद से लिया गया है। तो आइए संदर्भ इसका लिख लेते हैं। लिखा जाएगा इसका संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार सूरदास जी हैं। तो ये हो जाएगा इसका संदर्भ। अगर चाहें एक आध पंक्तियां उसके साथ में जोड़ सकते हैं, जो कि इसमें बताया गया होगा। हम आपको सीधे व्याख्या पर ले चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है, जब उद्धव जी आए थे गोपियों को समझाने के लिए कि आप लोग निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करें, ये केशव के श्री कृष्ण के चक्कर में मत पड़े, तब सभी गोपियां झल्ला उठती, खींच उठती हैं और उल्टे उद्धव को समझाती हैं और उनसे पूछती भी हैं। क्या पूछती हैं कि हे उद्धव जी, निर्गुण कौन देश को बासी, तुम्हारा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो कौन देश को बासी, किस देश में
वास करता है, अर्थात किस देश में रहता है। मधुकर कह समझाए सौंदे, तभी उनके बीच में एक मधुकर यानी भंवरा आ जाता है, तब उसको लक्ष्य बना लेती हैं और कहती हैं कि समझाई, अरे तुम मुझे समझा कर बताओ सौंदे, मैं तुम्हें कसम खिलाकर पूछती हूँ। सभी गोपियां यही कहती हैं कि हम सब तुम्हें सौगंध देकर पूछ रही हैं, बूझत सांच यानी सच सच पूछ रही हैं, ना हंसी कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, वो जो तुम्हारा निर्गुण निराकार ब्रह्म है, को है जनक, उसका जनक कौन है यानी उसका पिता कौन है, कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी और उसकी नारी यानी उसकी स्त्री कौन है, को दासी, उसकी दासी कौन है यानी उसकी सेविका कौन है। कैसो बरन, जो तुम्हारा निराकार ब्रह्म है उसका वर्ण कैसा, मतलब किस रंग वाला है, गोरा है, सांवला है, काला है, कैसा है बताओ। भेष है कैसो, उसकी वेशभूषा कैसी है, मतलब कैसे कपड़े पसंद करता है। कि रसमय अभिलाषी, और उसकी अभिलाषा, उसकी चाहत, उसकी इच्छा किस रस में ज्यादा है, मतलब वो क्या ज्यादा चाहता है। पावई गो पुण्य कियो आपनो, हे उद्धव जी जोर करोगे गासी, यदि तुम हमारे साथ में गांसी करोगे अर्थात छल कपट करोगे तो पावई गो पुण्य कियो आपनो, तो तुम अपने किए का धरा जरूर पाओगे, अर्थात यदि हमारे साथ छल कपट करोगे तो उसका फल जरूर भोगोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर डांटती हैं उद्धव को गोपियां। आइए खा देख लेते हैं। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। दोस्तों यह पद्यांश है महादेवी वर्मा द्वारा रचित और हिमालय से शीर्षक से। तो आइए इसका संदर्भ देख लें। तो इसका संदर्भ लिखा जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के हिमालय से नामक शीर्षक से अवतरित है। इसकी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। अगर चाहें तो इसके साथ भी एक पंक्ति जोड़ सकते हैं कि इसमें महादेवी वर्मा जी हिमालय के प्रति अपना आदर प्रकट करती हुई उसकी महिमा का गान कर रही हैं। तो आइए व्याख्या बता देते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी हिमालय के प्रति आदर प्रकट करती हुई उसकी महिमा का गान करती हुई कहती हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि, हे हिमालय तेरी समाधि कब टूटी है, अर्थात तू हमेशा समाधि अवस्था में बैठा रहता है, योगी की दशा में बैठा रहता है। झंझा लौटे सतहार हार, तुझसे झंझा यानी आंधी तूफान लौट जाते हैं। सत मतलब सैकड़ों, तुझसे सैकड़ों आंधी तूफान हार मानकर लौट जाते हैं। बह चला दृगों से किंतु नीर, किंतु बह चलता है दृगों से यानी आंखों से, नीर मतलब जल अर्थात आंसू, लेकिन तुम्हारी आंखों से आंसू बह चलते हैं कब, सुनकर जलते कड़ की पुकार, जब तुम किसी कड़ की भी पुकार सुन लेते हो, अर्थात जब किसी के दुख को तुम सुन लेते हो तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वे आंसू वो जल नदियों के रूप में बहने लगता है। सुख से विरक्त दुख में समान, हे हिमालय तुम सदैव से सुख से विरक्त रहे हो, अर्थात तुम्हारी सुख में आसक्ति नहीं रही है, तुम सुख को भोगने वाले नहीं बने हो, दुख में समान और दुख में भी समान रहे हो, अर्थात तुम सुख हो या दुख हो हमेशा एक जैसे रहते हो। तुम्हें देखकर कभी नहीं लगता है कि तुम सुख में हो या दुख में हो, तुम अपने जैसा मुझे बनने की प्रेरणा देते हो, यानी हम भी तुम जैसे बन जाएं। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या हो जाएगी। आइए अगले पे चलते हैं। फिर छठवां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों इसमें एक गद्यांश दिया गया है, फिर अथवा के बाद में एक श्लोक दिया गया है, जिनमें से किसी एक को करना है, लेकिन हम आपको दोनों को बताएंगे क्योंकि पता नहीं आपको कौन सा करना हो, है ना। जिनमें से संदर्भ का 1 नंबर मिलेगा और अनुवाद के 3, यानी कुल मिलाकर 4 नंबर मिलेंगे। आइए देखते हैं। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, अब यहाँ पर ग्रामीण और नागरिक की बात दोस्तों प्रबुद्धो ग्रामीणा में आई है, यानी अब इसका संदर्भ क्या हो जाएगा। संदर्भ लिखिएगा दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से अवतरित है। तो इसका संदर्भ हो जाएगा और अनुवाद क्या लिखना है हम बताते चलते हैं और आप लिखिएगा कि पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, फिर ग्रामीण बोला, इदानीम भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, इदानीम माने अब भवान पृच्छत प्रहेलिकाम, आप पहेली पूछिए।
दंड दानेन खिन्नः, दंड देने से दुखी। नागरिकः बहुकालम विचार्य, नागरिक को बहुत समय तक विचार करके न कांचित प्रहेलिकाम आस्मरत। न कांचित मतलब नहीं कोई, प्रहेलिकाम आस्मरत पहेली याद आई। दंड देने से दुखी नागरिक को बहुत समय तक विचार करके कोई पहेली याद नहीं आई। ठीक है। अतः अधिकम लज्जमाना अब्रवीत, इसलिए अधिक लजाते हुए बोला, स्वकीया या प्रहेलिका या त्वम ए उत्तरम ब्रूहि, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बताओ। तदा सह ग्रामीण बिहस्य, तब वो ग्रामीण हंसकर स्वप्रहेलिका या सम्यक उत्तरम अवदत, अपनी पहेली का ठीक उत्तर बताया। क्या बताया? पत्रम इति, पत्र है। यतो ही इदम, क्योंकि यह पदेन बिनापि दूरम याति, पदेन यानी पैरों के, बिनापि दूरम याति बिना दूर तक जाता है। युक्तम अपि न पंडिता भवत, दोस्तों यहाँ पर अक्षराय शब्द छूटा है, यानी अक्षरों से युक्त होते भी न पंडिता भवति, पंडित नहीं होता यानी विद्वान नहीं होता, यानी अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं कर सकते हैं तो दूसरा करें, यानी अथवा में, मर्डम मंगलम यत्र विभूतिस्त विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम स काशिकेन मियते। यह दोस्तों वाराणसी पाठ का श्लोक है। तो इसका संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है और इसका संदर्भ हो जाएगा। फिर इसका अनुवाद कीजिएगा, तो हम बताते चलते हैं, आप करिएगा। मर्डम मंगलम यत्र, यानी यत्र माने जहां, मर्डम मंगलम मरना मंगलकारी है, विभूतिस्य विभूषणम, और विभूति जहां की आभूषण है, मतलब भस्म जहां की आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम माने लंगोटी, यत्र माने जहां की, कौशेयम माने रेशमी है, जहां की लंगोटी रेशमी है। सा काशी केन मियते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 का, अपनी पाठ्य पुस्तक में किसी एक कंठस्थ श्लोक को लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। दोस्तों यदि आप सब चीज में लापरवाही करें तब तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप करते हैं तो आपसे बड़ा कामचोर कोई हो ही नहीं सकता, है ना दोस्तों। चूंकि यह 2 नंबर का होता है और 2 नंबर पहले से ही फिक्स करने होते हैं, तो आपको यदि याद करना हो तो कौन सा याद करोगे? बहुत सरल से याद कर लो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और भी याद कर सकते हो, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति है। दोस्तों ये छोटे छोटे श्लोक हैं और याद करना भी आसान हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये 7 का खा देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यानी यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से किन्हीं 2 के उत्तर लिखना है, जो कि 1-1 नंबर मिलेंगे, यानी 2 नंबर मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी कस्याः कूले स्थिता। दोस्तों कस्याः यानी किसके किनारे स्थित है वाराणसी नगरी? तो यहां पर लिखना है गंगा याह, गंगा याह। इस प्रकार से इसका उत्तर पूरा हो जाएगा। दोस्तों वहां पर यानी परीक्षा में एक शब्द मत लिखिएगा, आपको पूरा वाक्य लिखना है। यानी हमने यहाँ पर ये जो भर दिया है इसी जगह पर लिखने के बाद पूरा वाक्य लिखिएगा। फिर दूसरा हो जाएगा, पूर्व राजा कह आसीत। पूर्वराज कौन था? तो दोस्तों पूर्वराज जो था यहाँ पर कहा की जगह पर हमने खींच दिया है, यानी इस जगह पर आपको वो शब्द लिखना है जो कि यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे। तो पूर्वराज कौन था? पूर्वराज दोस्तों एक भारत वीर था। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एकः भारत वीरः, यानी पूर्वराज एक भारत वीर था। आप इस प्रकार से पूरा लिख लीजिएगा। तीसरा हो जाएगा, आपको दोस्तों 2 ही करना है लेकिन हम यहाँ पर पूरे बताएंगे। ज्ञान कुत्र संभवति, यानी ज्ञान कहाँ संभव होता है? ज्ञान नहीं दोस्तों, ज्ञानम होना चाहिए, ठीक है। तो ज्ञान कहाँ संभव होता है? ज्ञान दोस्तों सब जगह संभव होता है, यानी सर्वत्र। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सर्वत्र, यानी ज्ञान सब जगह संभव होता है। पदेन बिना किम दूरम याति, अभी आया था कि पैरों के बिना भी दूर तक जाता है। कौन जाता है? पत्रम। तो किम जगह पे भर देना है पत्रम। ये हो जाएगा पदेन बिनापि पत्रम दूरम याति। इस प्रकार से चारों के उत्तर हो गए। अगला है 8वां प्रश्न। 8 का सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। दोस्तों हमने जो इससे पहले
वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने बताया है कि 95 प्लस की तैयारी करने के लिए कौन कौन से प्रश्न तैयार करें, उनमें इन सब चीज़ों को दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। यानी उस वीडियो को देखने के बाद में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा और उदाहरण देना है। तो सोरठा छंद की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। और उदाहरण में क्या लिखिएगा? उदाहरण में लिखना, जो सुमिरत सिद्धि होए, गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। इस प्रकार से आपका उदाहरण भी हो जाएगा। दोस्तों उदाहरण लिखने के बाद में आप मात्राएं जरूर लगाइएगा, यानी मात्राओं को इंगित जरूर कीजिएगा। फिर यदि आपको सोरठा ना आता हो, रोला आता हो, तो रोला को आप लिखना है, या आप रोला सरलता से याद कर लें तो इसको भी याद कर सकते हैं। रोला की परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 24-24 मात्राएं होती हैं, यानी प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति होती है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी। उदाहरण क्या लिखना है? कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हरात लहरात सहस जो जन चल आवे, मन विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की रास उसावत। इस प्रकार से इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला है 8 कक्षा, करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। यह भी 2 नंबर का रहेगा दोस्तों। तो इनमें से एक जैसे हो जाए करुण रस, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? कि किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के नष्ट हो जाने से उत्पन्न दुख से करुण रस की निष्पत्ति होती है। और उदाहरण क्या लिखिएगा? उदाहरण बहुत सरल से लिखिएगा, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। इस प्रकार से इसका उदाहरण भी हो जाएगा। फिर हास्य रस को हम बता देते हैं दोस्तों, लेकिन आप लोगों को अथवा का पहले वाला करो अथवा बाद में करो, यानी एक ही करना है। चलो हम बता देते, दोनों को बताएंगे। यानी हास्य की परिभाषा बता दें कि किसी की वेशभूषा, वाणी या चेष्टा आदि की विकृति को देखने से हृदय में जो आनंद का भाव जगता है, आनंद का भाव जागृत होता है, उससे हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण क्या लिखिएगा? उदाहरण बहुत मजेदार है, इसको लिख दीजिएगा तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे। जैसे हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अगर इसको लिखना चाहें इसको लिख दें, अथवा आपको पहले से याद हो, जैसे जहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली। इस प्रकार से आप 2 पंक्तियां लिख दीजिएगा, बस काफी हो जाएगा। फिर आइए 8 का ग नंबर देखते हैं। यहाँ पर है रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, यानी उदाहरण सहित लिखिए। ये भी 2 नंबर का रहेगा। तो आइए पहले रूपक देख लेते हैं दोस्तों। इसमें परिभाषा लिखी जाएगी, जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप पाया जाता है या अभेद आरोप किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण क्या लिखिएगा? उदाहरण बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है। चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, यहाँ पर चरण और कमल दोनों को एक बता दिया गया है, यानी उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है। इस प्रकार से रूपक हो गया। फिर उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा की बात करें तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। उदाहरण क्या लिखा जाएगा? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस प्रकार से उसका उदाहरण भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों ज्यादा समय की बात नहीं, 2 मिनट लगता है और 2-2 नंबर फिक्स हो जाते हैं, यानी आपको इन दोनों नंबर को, ये जो 2-2 नंबर मिलते हैं, इन्हें छोड़ना नहीं है। आइए आगे भी देख लेते हैं दोस्तों। यानी 9 का हो जाएगा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। दोस्तों 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है, जो कि एक एक नंबर के हैं, यानी 3 नंबर मिलेंगे यहाँ से, और बहुत आसान होते हैं। जैसे अभि के मेल से बनाना हो तो यहाँ पर मान शब्द के पहले अभि जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? अभिमान हो जाएगा। ठीक है, परि के साथ में कोई शब्द जोड़ लो तो परि पहले लिख लिए और वर्तन जोड़ लेते हैं, क्या बन जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अगर सु के साथ में जोड़ें दोस्तों, यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा नहीं, छोटे ओ की होनी चाहिए, तो इसको बनाना हो जैसे सु जोड़ के तो सु लिख ले और
प्रसिद्ध लिख लें, सु और प्रसिद्ध। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 3 तो अपने हो गए, लेकिन हम आपको सारे बताएंगे। जैसे निर उपसर्ग के योग से बनाना हो तो क्या बनाएंगे दोस्तों, बना देंगे निरंकार या निरवयो, कुछ भी बना दे, निरवयो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अगला हो जाएगा परा के मेल से बनाना हो। जैसे परा के मेल से बनाना हो तो जय के पहले परा जोड़ लो, क्या बन जाएगा, पराजय बन जाएगा। और फिर सह के योग से, तो सह के योग से देखो शब्द भी वैसा ही आ गया, तो सह और पीछे लिख लो योग, यानी हो जाएगा सहयोग। दोस्तों यहाँ पर कुछ अस्पष्ट है, लेकिन आप समझ लीजिएगा। फिर आइए 9 के खा पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए, यानी 2 ही प्रत्ययों को जोड़कर एक एक शब्द बनाना, बाकी को छोड़ देना है, जो कि एक एक नंबर मिला के 2 नंबर हो जाएंगे। जैसे आई को जोड़ के लिखना हो तो जैसे लिख शब्द के बाद में आई जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, लिखाई हो जाएगा। ठीक है, वट, जैसे वट जोड़ना हो तो यहाँ पर कर शब्द के पीछे लिख दो वट, हो जाएगा करवट। हट के योग से कौन सा बन जाएगा, जैसे पक्षी चहचहाते हैं ना, तो चहचहाहट लिख लेंगे, चह चह चहाहट। ठीक है, ये। फिर आगे क्या हो जाएगा, ता के मेल से बनाना हो तो ये बहुत सिंपल है, सुंदर शब्द के पीछे ता लगा दो, बस सुंदरता हो जाएगा। पन जोड़ना हो तो बच लिख लेंगे, बच, पीछे पन जोड़ देंगे, हो जाएगा बचपन। फिर वा के मेल से बनाना हो दोस्तों तो इसको कैसे बनाओगे, जैसे चढ़ावा, बनावा, है ना, इत्यादि बना सकते हो। जैसे चढ़ावा, इसमें वा भी हो जाएगा और आवा भी माना जाएगा। दोस्तों इससे जो समझ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये चढ़ावा है, यहाँ पर कुछ अस्पष्ट हो गया और इस जगह पर चा था। ठीक है दोस्तों, फिर आइए 9 के गा पर चलते हैं। तो द्विगु अथवा द्वंद्व समास की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। दोस्तों एक समास की परिभाषा और उदाहरण लिखना, जो कि 2 नंबर मिलेंगे इसके। तो द्विगु समास की परिभाषा लिख दीजिएगा कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची और विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष से होता है, उससे द्विगु समास कहते हैं। और उदाहरण जैसे देना हो तो आप दीजिएगा चौराहा, चौ मतलब 4 हो जाएंगे और राहा मतलब रास्ता, इस प्रकार से इसका हो जाएगा। और द्वंद्व समास की परिभाषा लिखिएगा, जिस समास में दोनों पद अर्थ प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे उदाहरण माता पिता, भाई बहन, ठीक है, ऊंच नीच, ये सभी किसके उदाहरण हैं, द्वंद्व समास के, लेकिन आपको उदाहरण एक ही देना है। फिर तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम मतलब तत्सम मतलब संस्कृत वाले के समान। तो अक्षर का लिखिएगा अक्षर, कैसे लिखना है हम बता देते हैं इसको, अक्षर। ठीक है, आगे वाले आग का अग्नि हो जाएगा, किसान का कृषक हो जाएगा और होली का होलिका हो जाएगा। कैसे लिखोगे इसको, होलिका। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। लेकिन आपको 2 ही परीक्षा में लिखना है और हमने यहाँ पर 4 को बता दिया है। फिर आइए अंगा नंबर पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। 2 के लिखना है 2-2 और एक एक करके, यानी 2 नंबर मिलेंगे। जैसे पुत्र का लिखना हो तो क्या होगा, पुत्र का बेटा भी हो जाएगा और सुत भी हो जाएगा। नदी का लिखना हो तो सरिता लिख दें, तटनी लिख दें, अपगा लिख दें, कुछ भी लिख दें। ठीक है, अगर अमृत का लिखना हो तो अमी, सोम, सुधा, पीयूष, कुछ भी लिख सकते हैं। राजा का लिखना हो तो भूपति, नृपति इत्यादि लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर भी 4 को बता दिया, लेकिन आपको परीक्षा में 2 के लिखना है। आइए अगला देखते हैं 10 का। निम्न में से किन्हीं 2 की संधि कीजिए और संधि का नाम बताइए। ये दोस्तों 2 का करना है और एक एक करके, यानी 2 नंबर मिलेंगे यहाँ से। जैसे इत्यादि का करना हो तो इसका हो जाएगा इत्यादि। फिर है सुआगतम, इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा स्वागतम। क्या बनेगा, स्वागतम। ठीक है, और इसमें संधि हो जाएगी, उ के बाद में जब आ जाता है तो वाह हो जाता है, तो या वा राला किसमें होता है, जड़ में ही होता है। फिर पितृ आज्ञा, देखिए पितृ आज्ञा को जोड़ेंगे तो बन जाएगा पित्राज्ञा, यहां भी यड़ संधि है। फिर गुरु आदेशः, इसको जोड़ेंगे यानी इसमें संधि करेंगे तो गुरुवादेशः बन जाएगा, गुरुवादेशः। ठीक है, यानी ये हो जाएगा गुरुवादेशः।
दोस्तों इन सब में यड़ संधि है। आइए अगला देखें। 10 कक्षा निम्नलिखित शब्दों के रूप तृतीया विभक्ति एक वचन में लिखिए। अब इनमें से एक का करना है और इनमें से भी एक का करना है, और जो कि एक एक करके 2 नंबर मिलेंगे। जैसे कि फल शब्द का तृतीया एक वचन में लिखना हो तो फलेन बनता है। क्या बनता है? फलेन बनता है। और नदी का लिखना हो तो नद्या बन जाता है, नद्या। किसी एक का लिखना था और 1 नंबर मिलेगा। अस्मत् का अगर तृतीया एक वचन पूछ रहा है ना, तो इसका अस्मत् का मया हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? मया हो जाता है। और युष्मत् का त्वया हो जाता है तृतीया एक वचन में। ठीक है, आगे बात करें ग नंबर में, तो निम्न में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। जैसे कि पठामी है तो यह पठ धातु, पठ धातु लट लकार। ठीक है, और ये उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, एक वचन का। फिर आगे क्या है? पठेम। इसी प्रकार से हम बता देते हैं। पठेम जो है इसमें भी पठ धातु और लकार विधिलिंग, उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। हसिष्यंत देखें, हस धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। फिर आहसत जो है यह हस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। दोस्तों यहाँ पर ता में हलंत नहीं लगा इसलिए मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। अगर ता में हलंत लगा होता तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता। फिर आगे घ नंबर देखते हैं। निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हिंदी नहीं होना चाहिए, संस्कृत में होना चाहिए, यानी संस्कृत में। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत में अनुवाद कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं, लेकिन आपको 2 को ही करना है, जो कि 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ 3 विश्वविद्यालय हैं। अत्र त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, सभी निरोग रहें। इसका लिखा जाएगा सर्वे निरामयाः सन्तु। फिर भारत हमारा देश है तो भारतम अस्माकं देशः अस्ति। तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो तो इसका लिखा जाएगा ब्रह्मचर्यम वस, यानी ब्रह्मचर्य का वास करो। या इस प्रकार से भी कह सकते हो त्वम ब्रह्मचर्यम पालय। ठीक है, अगला 5वां हो जाएगा हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो हमें, चूंकि हम लोग बहुत हैं, यानी हम बहुत सारे हैं, जो कि सब लोगों को करना चाहिए। तो वयम माता पिता 2 लोगों की करना है तो द्वितीय विभक्ति द्विवचन, यानी पितरों सेवा करनी चाहिए तो सेवे मही। तो वयम पितरों सेवे मही। आगे देखते हैं। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यह 11वां नंबर रहेगा और निबंध जो लिखा जाएगा वो उसमें 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आया है प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, देश प्रेम, भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान, श्रम का महत्व। दोस्तों यहाँ पर हमने प्रदूषण की समस्या एवं समाधान इस पर काफी जोर दिया है। और दोस्तों जो हमने पिछले वीडियो में बताए हैं निबंध, उनमें से आएंगे, ये क्लियर है, ये आप मानिएगा। चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉडल पेपर में भी ये दिया गया है, और भी आप तैयार कर सकते हैं निबंधों को। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि परीक्षा में आपको ज्यादा से ज्यादा हेडिंग लिखनी है और थोड़ा थोड़ा विस्तार जरूर कर देना है। और निबंध लिखने का काम सबसे बाद में छोड़ देना, क्योंकि जैसा समय मिलेगा, यानी ज्यादा समय बचे तो ज्यादा विस्तार करना, अगर कम समय बचता है तो थोड़ा थोड़ा विस्तार करना। ठीक है, 12वां प्रश्न है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। साथियों इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। हम आपको बताते चलते हैं कि जो खंडकाव्य आपके जिले में पढ़ाया जाता है उस पर आधारित प्रश्नों में से जो 2-2 प्रश्न हैं उनमें से एक का उत्तर देना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जैसा कि यहाँ पर का में है तुमुल, तो तुमुल खंडकाव्य के आधार पर किसी एक सर्ग का कथानक लिखिए जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया हो। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा तुमुल से हो जाएगा तुमुल खंडकाव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र कीजिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हो गए। जिस जिले में तुमुल पढ़ाया जाता है उस जिले के विद्यार्थी इनमें से एक प्रश्न हल करेंगे। जहां पर जय सुभाष पढ़ाया जाता है वे इन दोनों में से एक का उत्तर लिखेंगे, और जहां कर्ण खंडकाव्य पढ़ाया जाता है उस जिले के विद्यार्थी भी इनमें से एक का उत्तर लिखेंगे। उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर 3 ही खंडकाव्य दिए गए हैं, और जैसा कि खंडकाव्य और भी हैं, इसी प्रकार से जो खंडकाव्य आपके जिले में पढ़ाया जाता है उसमें से एक का उत्तर देना है। हमने दोस्तों पहले ही वीडियो में बताया था कि जो खंडकाव्य आपके जिले में पढ़ाया जाता है उसके नायक अथवा नायिका का चरित्र याद कर लीजिए, वो जरूर आएगा। 3 खंडकाव्यों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और आगे नहीं दिया गया है, चिंता की बात कोई नहीं है, पेपर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तुमुल से
उसके नायक का चरित्र आया है। जय सुभाष से उसके नायक का चरित्र आया है। कर्ण खंड काव्य उसके भी नायक का चरित्र आया है। इसी प्रकार से सभी खंड काव्यों से नायक हो या नायिका जो भी प्रमुख होगा उसका चरित्र आपको याद करके जाना है। साथियों, इस प्रकार से आप सभी को पेपर हल करना है। तो जैसा कि साथियों हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।